जय हिंद दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। फाइनली लंबी इंतजार के बाद बिहार एसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय की भर्ती आ गई है। जो अपडेट हम दे रहे हैं दोस्तों, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। जैसे कि आप लोगों की पता है कि यह बहाली 2019 से ही चर्चा में था, लेकिन अब फाइनली यह बहाली 6 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ गई है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि इस बहाली में कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं और एज कब कब से कब मांग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी के साथ आप लोगों को बताएंगे, इसलिए वीडियो पर आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग नोटिस देखते हैं क्या दिया गया नोटिस में दोस्तों। नोटिस में दोस्तों दिया गया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, इसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया गया? बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा दिया गया है। और दोस्तों इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया 12/2022 दिया गया है, याद रखिएगा। और क्या है? परीक्षा 3rd CGL। इसमें दिया गया है ज्ञापन संख्या क्या है? 1251 है दोस्तों। और दिनांक भी देख लीजिए आप लोग कब निकले हैं, तो 6/4/2022 को निकले हैं। देखते हैं क्या दिया गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सुयोग अभ्यर्थियों के चयन हेतु 20 संख्या 1/22 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा आयोग के वेबसाइट इतना पर दोस्तों दे दिया गया, मतलब बीएसएससी के जो वेबसाइट है उस पर प्रदर्शित कर दिया गया है। अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन आयोगों के वेबसाइट पर दिनांक 14/4 दोस्तों, कब से? 14/4/2022 से लेकर 17/5/2022 तक दिया गया है दोस्तों। वेबसाइट पर देख लीजिएगा आप लोग, पर एक मांगा गया है फॉर्म को। और आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है दोस्तों। इच्छुक क्या है दोस्तों? इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। क्या दिया गया है? इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी वांछित प्रासंगिक प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित, क्या दोस्तों? क्रीमी, यहाँ दिया गया निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के अपना जाति प्रमाण पत्र यादि संकलन ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व कर ले। तदना अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रविष्ट करना सुनिश्चित करेगा दोस्तों। मतलब कहा जा रहा है कि आपके पास मार्कशीट का अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए, और जो विकलांगता प्रमाण पत्र है वो भी होना चाहिए। जो विकलांग है उनके बारे में क्रीमी लेयर दोस्तों, मतलब जाति प्रमाण पत्र। इसमें यही सब बताया गया है कि जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको जब फॉर्म भरिएगा, फिलअप करिएगा दोस्तों, जिस टाइम आप फिलअप करिएगा उस टाइम में आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट इसमें लगेगा। इसलिए आप लोग इस पूरा डॉक्यूमेंट को बना लीजिए। क्या है दोस्तों? इसलिए आप लोग इस पूरा डॉक्यूमेंट को बनाकर पहले रेडी कर लीजिए, ताकि आपको जिस टाइम में फॉर्म 14 से जब स्टार्ट हो जाएगा भरने का दोस्तों, उस टाइम में आपको उसमें भरने में कोई कठिनाई नहीं होगा। इसलिए आप लोग टोटल डॉक्यूमेंट को बना लीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और नोटिफिकेशन के बारे में क्या दिया गया है दोस्तों। और इसमें दिया गया है किसी भी, क्या दोस्तों, किसी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर समर्पित कर देने के पश्चात ऑनलाइन पत्र में की गई प्रविष्टि में सुधार संभव नहीं। मतलब आप अगर इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, जिस टाइम आप अगर फॉर्म दोस्तों भर रहे हैं उस टाइम आप इस अगर डॉक्यूमेंट को नहीं देते हैं, तो फिर आपको जो फाइनल सबमिट अगर फॉर्म को कर देते हैं तो फिर आगे सुधार होने में आपको बहुत कठिनाई होगा। इसलिए वो सुधार नहीं हो पाएगा। इसलिए आप पूरा डॉक्यूमेंट को बनाकर रेडी कर लीजिए, ताकि आपको जब भी फॉर्म 14 से जब स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भराने का, उस टाइम आपको ये सब लोड उसमें अपलोड करना पड़ेगा, और उसमें नंबर देना पड़ेगा, मार्कशीट नंबर और उसमें सर्टिफिकेट नंबर, और साथ में उसको दोस्तों अपलोड करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग पूरा डॉक्यूमेंट को बनाकर रेडी कर लीजिए, ताकि आपको भरने में कोई कठिनाई नहीं होगा। चलिए दोस्तों, और आगे हम लोग इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। देखते हैं दोस्तों इस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। दिया गया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, इसमें भी है। इसमें देखा स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के विज्ञापन दोस्तों। यहाँ पर कब है? ऑनलाइन के आवेदन की तिथि 14/4/2022 से है, और लास्ट तिथि कब है? 17/5/2022 तक है। और आगे इसमें देखते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों से स्नातक स्तरीय पदों की रिक्तियां से संबंधित अधियाचनाओं कार्यालयों को प्राप्त हुई है। अधिसूचना अनुसार तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए सुयोग भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन हेतु कोटिवार प्राप्त पद निरूपित किया जाता है। मतलब दोस्तों बताया जा रहा है कि जितने भी इसमें विभागीय है, उन सब विभागीय ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा उस सभी विभाग से नोटिफिकेशन मांगकर उस बहाली में बताया गया है कि किस विभाग में कितने सीट खाली है, उसी के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। तो देखते हैं कौन विभाग में कितना सीट है। पहला विभाग क्या दिया गया है, देखते हैं दोस्तों। तो पहला विभाग दिया गया है, पहला विभाग क्या दिया गया है दोस्तों? पहला विभाग दिया गया है
दिया गया है सचिवालय सहायक दोस्तों। क्या दिया गया? सचिवालय सहायक। तो सचिवालय सहायक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सचिवालय सहायक में कितनी सीट है और किस लेवल की ये पोस्ट है दोस्तों। तो सचिवालय सहायक में दोस्तों ये 7th लेवल का पोस्ट है। कितने लेवल का है? 7th लेवल का पोस्ट है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ पर सचिवालय जो सहायक है ना, इसमें इसके बारे में देख लेते हैं, इसमें सीट कितनी है। तो अनारक्षित के सीट कितने हैं दोस्तों? तो 558 है। जबकि आर्थिक रूप से कमजोर EWS जिसको बोलते हैं दोस्तों, तो 136 है। वहीं पिछड़ा वर्ग का है तो 154 है। और अत्यंत पिछड़ा का दोस्तों कितना है? तो 264 है। और अनुसूचित जाति का कितना है दोस्तों? तो अनुसूचित जाति का है 201 है। कितना है दोस्तों? 201 है। जबकि अनुसूचित जनजाति का एक भी नहीं है, 0 है। पिछले वर्ग का महिला, मतलब पिछले वर्ग की महिला कितना है दोस्तों? तो 47 है। कितना है? 47 है। इसमें टोटल पोस्ट कितना हो जाएगा? तो 1360 हो जाएगा दोस्तों। इसमें 45 जो है ना पिछले वर्ग की महिला को आरक्षित है सीट। 35% जो आरक्षण है ना दोस्तों महिला को, उसमें आरक्षित सीट है। फिर सेकेंड जो दिया गया पोस्ट दोस्तों वो है योजना सहायक। क्या है? योजना सहायक, जो ये भी 7th लेवल का होता है पोस्ट। इसमें दिया गया है, इसमें अनारक्षित का सीट दोस्तों दिया गया है 49। कितना है? 49 है। और कितना है? EWS को दिया गया 11 और पिछला वर्ग का 16 दिया गया है दोस्तों। अत्यंत पिछड़ा कितना है? 25 है। और अनुसूचित जाति का कितना है दोस्तों? 22 है। अनुसूचित जनजाति का 0, एक भी नहीं है इसमें पोस्ट। और महिला के लिए, पिछले वर्ग की महिला के लिए कितने दोस्तों? तो 2 है। टोटल 125 पोस्ट है दोस्तों। कितनी है? 25 पोस्ट है इसमें। और आगे हम लोग दोस्तों देखेंगे तीसरा पोस्ट में क्या दिया गया है। तो तीसरा पोस्ट में दिया गया है दोस्तों मलेरिया निरीक्षण। क्या है दोस्तों? मलेरिया निरीक्षक के बारे में। तो मलेरिया निरीक्षक के बारे में दिया गया है दोस्तों, ये भी 7th लेवल का पोस्ट है। इसमें दिया गया है आरक्षित का कितना दिया गया है? 44 दिया गया है। और EWS के 7 दिया गया है। इसमें टोटल पोस्ट दोस्तों क्या है? 74 दिया गया है। और अगला हम लोग पोस्ट के बारे में दोस्तों देख लेते हैं। 4 नंबर में जो पोस्ट दिया गया है वो दिया गया है दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C दोस्तों, याद रखिएगा। क्या दिया गया है? डाटा एंट्री ऑपरेटर C। इसमें 4 नंबर का पोस्ट यही है, जिसमें इसमें सीट कितना है टोटल सीट की संख्या दोस्तों है 2 है। कितने? 2 है। और आगे हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर का पोस्ट क्या है। 5 नंबर का पोस्ट है अंकेक्षक। क्या दोस्तों? अंकेक्षक। तो अंकेक्षक जो होता है, जो लेवल 5 में होता है, इसमें टोटल सीटों की संख्या कितनी है? 256 है दोस्तों। जो कि अंकेक्षक जो था ना BPSC के थ्रू से भी पोस्ट बढ़ाया गया था। अभी यह BSSC के थ्रू से पोस्ट बढ़ाया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। इसमें कितना दिया गया है? 256 पोस्ट दिया गया है टोटल। चलिए दोस्तों, और आगे हम लोग अगले नोटिस में देखते हैं क्या दिया गया है। और इसमें दिया गया 6 नंबर भी पोस्ट है दोस्तों। क्या है? 6 नंबर भी पोस्ट दिया गया। 6 नंबर पोस्ट में क्या दिया गया? तो 6 नंबर पोस्ट में दिया गया है दोस्तों अंकेक्षक। क्या है? अंकेक्षक है। इसमें भी लेवल 5 का आता है, जिसमें 300 कितना है दोस्तों? 370 पोस्ट इसमें दिया गया। मतलब टोटल 5-6 पोस्ट को दोस्तों मिलाने के बाद मेरा टोटल बन रहा है। टोटल पोस्ट कितनी है? तो 2187 टोटल बहाली इसमें निकला हुआ है, जो 2022 में जो निकला है दोस्तों बहाली, अभी जो 6 तारीख को। इसमें टोटल बहाली की संख्या, मतलब टोटल पोस्ट की संख्या 2187 है दोस्तों। कितनी है? 2187 टोटल 6 पोस्ट है इसमें। चलिए और आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है, देख लेते हैं दिव्यांगों के बारे में दोस्तों। क्या है? दिव्यांगों के बारे में क्या दिया गया है? दिव्यांगता। क्या? दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दी गई है कि DD मुल्क दिव्यांग OH चालन MD मनोकामना दिव्यांग MD के बारे में दिया गया दोस्तों। इसको थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं दिया गया है। हाँ, आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। क्या दोस्तों? न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में देख लेते हैं। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में दिया गया, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने से अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक एवं उपयुक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि जो आपका अंतिम तिथि जो है 17/5 का है, इससे पहले आपको ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। मतलब वो आपको ग्रेजुएशन में कोई भी कोर्स हो, मतलब कोई भी आपका ऑनर्स पेपर हो, जैसे में बीकॉम हो चाहे BSc हो चाहे क्या हो, BA हो, कोई भी हो, लेकिन आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्तों। इसलिए इसमें यही बताया जा रहा है कि आपको जो लास्ट तिथि है ना, उससे पहले आपको पास होना अनिवार्य। आगे हम लोग देखते हैं आरक्षण के बारे में दोस्तों। क्या है? आरक्षण के बारे में दिया गया है। तो आरक्षण के बारे में दिया गया है दोस्तों ऑनलाइन आवेदन। क्या दोस्तों? ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय नियत प्रविष्ट के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर, क्या दोस्तों? नहीं करने पर क्या दिया गया है? नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण, क्या दोस्तों? आरक्षण का लाभ, क्या है? आरक्षण का लाभ नहीं देना होगा एवं उन्हें समान आरक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। समान प्रशासन विभाग परिपत्र संख्या इतना पर बिहार अधिनियम इतना के मूल आलोकों के राज्य विधाओं के लाभ राज्य में मूलवासी को दिया होगा। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि जिस, मतलब आप मान लीजिए आप आरक्षण में आते हैं और जिस टाइम में अगर आप फॉर्म में आरक्षण नहीं बदला पा रहे हैं, तो आप उस स्थिति में आप अनारक्षित श्रेणी में चल जाइएगा। इसलिए और आरक्षित उसी को मिलेगा जो बिहार के निवासी है। क्या दोस्तों? जो बिहार के निवासी है जिनको आरक्षित मिलता है उसी को मिलेगा, अदरवाइज अदर स्टेट को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अनारक्षित श्रेणी में जाएंगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है दोस्तों आरक्षित कोटि। क्या दोस्तों? आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि को ऑनलाइन आवेदन में बॉक्स में भरेंगे। मतलब कहने का मतलब दोस्तों अगर आप आरक्षित है तो आप जिस टाइम आप फॉर्म भरिएगा उस टाइम में आपको उस बॉक्स में आपको बतलाना पड़ेगा कि हम आरक्षित है, उसमें चूज करना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप उस टाइम में नहीं करेगा तो फिर जब आपका अगला स्टेप होगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम में हो जाएगा। फिर आगे दिया गया ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन में विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी माना जाएगा। मतलब वही बात है दोस्तों जो हम पहले बतला दिए। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अगला नोटिस में क्या दिया गया। इसी में
अनुसूचित जाति के दोस्तों क्या दिया गया, अनुसूचित बारे में भी दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के बारे में दिया गया है कि अभ्यर्थियों राज्यों के द्वारा अनुसूचित सक्षम प्राधिकरण निगम जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। संबंधित प्रमाण पत्रों का काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। मतलब दोस्तों आपको जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। तो पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों दिया गया है पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए क्या दोस्तों, आरक्षित उम्मीदवारों के लिए अपने अस्थायी अधिवास राज्य द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा दोस्तों। मतलब जो ईबीसी होता है ना, जिसको हम लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहते हैं दोस्तों, ईबीसी के लिए क्या बोला जा रहा है, क्रीमी लेयर दोस्तों। यहाँ क्या है, निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उसको होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस फॉर्म में जब भी भरिएगा तो उस टाइम आपको क्रीमी लेयर मांगा जा रहा है। आवेदन समर्पित करने के क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के लिए भौतिकी रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य। उनकी निर्गत संख्या, तिथि, ऑनलाइन आवेदन में रिपोर्ट निर्देशित करो। मतलब किस टाइम आपका जो क्रीमी लेयर है, किस टाइम आपका निर्गत हुआ और कब हुआ, उसमें डेट के साथ पूरा बतलाना है दोस्तों। पिछला वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के श्रेणियों को द्वारा आवेदन में अंकित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय मूल में प्रस्तुत करना होगा दोस्तों। और जिस टाइम आपका काउंसलिंग हुआ उस टाइम में भी आपको दोस्तों क्रीमी लेयर देना पड़ेगा। 1 वर्ष से अधिक पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की स्थिति में भी सो घोषणा समर्पित करना होगा दोस्तों। मतलब 1 वर्ष से अधिक आपको क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, इस बात को आप लोग ध्यान से रखिएगा। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, काउंसलिंग के समय उक्त प्रमाण पत्र सो घोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं होगा दोस्तों। मतलब अगर आप लोग इस डॉक्यूमेंट को अगर देते हैं, मतलब जिस टाइम आप लगाते हैं फॉर्म भरने का टाइम में क्रीमी लेयर, और वही काउंसलिंग के समय आप नहीं देते हैं तो फिर वो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा दोस्तों। इसलिए आप इसको ध्यान से मतलब बना कर रख लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है दोस्तों, आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित, क्या दोस्तों, करने वाली विवाहित महिलाओं को जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता के नाम निर्गत होना चाहिए दोस्तों, एवं उनके पति के नाम से होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से दोस्तों। मतलब जो शादीशुदा औरत है उनके क्या दोस्तों, उनके पिता के नाम से क्रीमी लेयर निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से नहीं दोस्तों। इस बात को आप लोग ध्यान से रख लीजिएगा। फिर आगे अगला पॉइंट में देखते हैं क्या दिया गया है। आगे देखते हैं, इसमें कोई खास आगे और नहीं दिया गया है। देखते हैं अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, उसी के बारे में हम बतला रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी के बारे में भी दिया गया दोस्तों। स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जो पोता पोती उनके नाती नतनी होती है, समान प्रशासन विभागों द्वारा बिहार सरकार के इतना प्रपत्र के आलोक में जैसे वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, पोता पोती उनके 2% आरक्षण के दिया होगा दोस्तों। मतलब जिन जो स्वतंत्रता सेनानी है तो उनके पोता या पोती या नाता नातनी उसको 2% इसको आरक्षण इस पोस्ट में मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा इस पोस्ट। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, और आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। हाँ, इस यहाँ पे एक और पॉइंट, अच्छा पॉइंट दिया गया दोस्तों, अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का प्रमाण पत्र वार नंबर, तिथि एवं निर्गत तिथि करने में सक्षम प्राधिकरण के द्वारा पद नाम ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है दोस्तों। मतलब जिस टाइम आप लोग आवेदन करिएगा उस टाइम में आपको जो प्रमाण पत्र होगा उसका नंबर और तिथि उसको और निर्गत देने की कब निर्गत किया गया उस सब देना आपको अनिवार्य है। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, मुख्य परीक्षा में आवेदन यही विवरण अंकित रहेंगे दोस्तों। अगर आप लोग अगर इसमें 2 बार दोस्तों, इस जब भी होता है ना बीएसएससी का जो भी बहाली निकलता है, इसमें बीएसएससी 2 बार फॉर्म भरवाता है। पहला होता है पीटी के लिए, दूसरा का होता है मेंस के लिए। और जो पीटी में आपका भरा जाता है वो मेंस में उतना नहीं फॉर्म में भराया जाता है, उसमें सिर्फ आपको क्या होता है पेमेंट करना पड़ता है और थोड़ा सा उसमें पोस्ट को चूज करना पड़ता है यहीं। लेकिन इसमें क्या, जो आप पीटी में फॉर्म भरिएगा उस टाइम में दोस्तों आपको पूरा नंबर को सही सही आपको डालना पड़ेगा, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से भरिएगा। और आगे इसमें दिया गया है, काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रमाण पत्रों को ही मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य है दोस्तों। मतलब जिस टाइम में आप लोग फॉर्म भरिएगा वही फॉर्म आपको जिस टाइम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहीं उसी के मान पर आपको दोस्तों मतलब मान्य रखा जाएगा। आगे और दिया गया, सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के लिए तिथि निर्गत तिथि होना आवश्यक है दोस्तों। मतलब जितना भी आपको है वो प्रमाण पत्र वो आपको अंतिम तिथि तक निर्गत होना आवश्यक है, परीक्षा आवेदन का अंतिम तिथि तक दोस्तों। चलिए दोस्तों और आगे हम लोग देख लेते हैं, उम्र सीमा के बारे में देख लेते हैं कि कितना उम्र इसमें कितना क्या क्या मांग रहा है। तो दिया गया है अभ्यर्थियों की उम्र सीमा, क्या दोस्तों, अभ्यर्थियों की उम्र सीमा दिनांक 1/8, यहाँ पर ध्यान से दिखेगा दोस्तों, दिनांक 1/8/2021 के आधार पर की जा रही है। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो उक्त तिथियों तक निर्गत शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, वो भी उम्र सीमा के आधार पर समान प्रशासन विभागों के प्राप्तांक 212 दिनांक 23/1/2006 में लोग इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे दोस्तों। मतलब इसमें उम्र सीमा के बारे में बताया गया दोस्तों कि जो आपका 1/8/2021 के आधार पर की जा रही है वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2015 सरकार द्वारा निर्गत अधिनियम के सीमा पर छूट मिलता है दोस्तों। अगला इसमें पॉइंट और दिया गया है, दिनांक 7/1/2016 के अनुसार उम्र सीमा में निर्धारित, मतलब इसमें न्यूनतम उम्र दोस्तों जो दिया गया उम्र सीमा में वो 21 वर्ष, मतलब आपका 21 वर्ष जब हो जाएगा तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा दोस्तों। और अधिकतम सीमा क्या दिया गया, अधिकतम जो आयु का सीमा दिया गया दोस्तों, तो क्या देगा, अनारक्षित वर्ग का दिया गया जो पुरुष है उसको 37 वर्ष दिया गया है, जबकि अनारक्षित वर्ग के महिला को दिया गया 40 वर्ष दिया गया है दोस्तों। और पिछला वर्ग या अत्यंत पिछड़ा जिसको ईबीसी बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं ईबीसी बोलते हैं। और एक और होता है इसमें क्या होता है ओबीसी 1 होता है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, क्या ओबीसी 1 इसी में आता है। इसको कितना वर्ष दिया गया, 40 वर्ष दिया गया है। और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति का पूरा पुरुष महिला का टोटल दिया गया है 42 वर्ष दोनों का दिया गया है दोस्तों। और अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया अगला पॉइंट में,
क्रमिक एवं प्रशासनिक, क्या दोस्तों, क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभागों के संकल्प ज्ञापन इतना दिनांक 16/7/2007, क्या दोस्तों, 16/7/2007 एवं प्रपत्र 13/10/7 दिनांक 20/9/2019 के आलोक में ऐसे सरकारी सेवक बिहार सरकारों के नियमित रूपों से नियुक्त सरकारी सेवक जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं उच्चतम वेतनमान और सेवा स्वर्ण के बारे में अधिकतम आयु में 5 वर्ष को छूट देगा। मतलब जो सरकार के अंडर काम 3 वर्षों कर चुका है दोस्तों, तो उसको 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट को दोस्तों। परीक्षा शुल्क के बारे में देख लेते हैं एक बार। परीक्षा शुल्क के बारे में क्या बताया गया है। परीक्षा शुल्क के बारे में दोस्तों बताया गया है कि सामान्य वर्ग, जो सामान्य वर्ग है जिसको जनरल बोलते हैं, पिछला वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जितने भी होते हैं ना, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 540 रुपये लगेगा दोस्तों। इस फॉर्म को भरने में कितना लगेगा, 540 रुपये लगेगा। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो है, बिहार का स्थायी जो निवासी है, उसके लिए 135 रुपये लगेगा दोस्तों। कितना लगेगा, 135 रुपये लगेगा। जबकि सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए, जो विकलांग है, उसके अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए 135 रुपये लगेगा। और सभी श्रेणी के क्या है, महिलाओं के लिए दोस्तों, क्या सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए जो सिर्फ बिहार का स्थायी निवासी है, उस महिला के लिए 135 रुपये लगेगा दोस्तों। मतलब जितने भी महिला है उन सभी के लिए 135 रुपये लगेगा जो बिहार के निवासी है। और इसमें दिया गया बिहार के राज्य के, क्या दोस्तों, अगला इसमें दिया गया है, बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी, पुरुष हो या महिला हो, उसको 540 रुपये लगेगा दोस्तों। कितना लगेगा, 540 रुपये लगेगा, जो बिहार के बाहर मतलब अदर स्टेट वाले को 540 रुपये इस फॉर्म को भरने में लगेगा। और आगे इसमें दिया गया है परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क एवं, क्या दोस्तों, एवं सेवा कर अभ्यर्थियों द्वारा अलग से वाहन किया जाएगा। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन, क्या दोस्तों, ऑनलाइन जमा किया जाएगा। मतलब और इसमें क्या क्या परीक्षा आपको किस, मतलब परीक्षा जो फीस आपको जमा करना है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड से आप जमा कर सकते हैं, या डेबिट कार्ड से भी जमा कर सकते हैं, या यूपीआई नेट बैंकिंग से भी आप लोग जमा कर सकते हैं। जिससे आपको फायदा होगा, जिससे आपको सहूलियत मिलेगा, उसी से दोस्तों आप लोग इसको पेमेंट कर दीजिएगा। और इसको दोस्तों कब से कब तक इसको कर देना है, तो 14/4/2022 से लेकर 15/5/2022 तक जमा फीस आपको कर देना है दोस्तों। इस डेट को आप लोग याद रख लीजिएगा, 14/4/2022 से लेकर 15/5/2022 तक आपको इस फीस को जमा कर देना है। चलिए आगे हम लोग अगले पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। परीक्षा की प्रकृति देख लेते हैं दोस्तों। मतलब परीक्षा की प्रकृति में मतलब इसमें क्या क्या चीज़, कौन कौन सब्जेक्ट आएगा, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालक नियमित इतना क्या लोग 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी दोस्तों। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा से एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित की जाने की तिथियों में परीक्षा परिणाम समीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी दोस्तों। मतलब कहने का मतलब है, जिस टाइम यह मतलब 14/4 से दोस्तों, 14/4 से जब फॉर्म भराया जाएगा, इसमें जब आपका क्या है दोस्तों, इसमें जब आपका 40,000 से जब बच्चा ज़्यादा फॉर्म भर देगा, तब उस स्थिति में आपको 2 परीक्षा लिया जाएगा। क्या, 2 परीक्षा लिया जाएगा दोस्तों। कितना, 2 परीक्षा, पीटी और क्या दोस्तों, पीटी और मेंस दोनों लिया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्या, पीटी और मेंस 2 परीक्षा लिया जाएगा जब 40,000 से अधिक फॉर्म हो जाएगा तब। तो आपको तो पता ही है कि बिहार में कितना बेरोजगारी है दोस्तों, इसलिए 40,000 क्या, यहाँ तो लाखों लाखों फॉर्म गिर जाता है। इसलिए यहाँ इससे पिछले का जो बहाली निकला था दोस्तों 2014 में, उसमें आपको जो ग्रेजुएशन लेवल का जो था बहाली, उसमें 7 लाख के करीब में फॉर्म गिरा था। तो इसमें तो 7 लाख क्या, इसमें तो 20 लाख से कम में फॉर्म गिरवे नहीं करे, क्योंकि यह बहाली जो आया है दोस्तों, कितने साल के बाद आया है, 8 साल के बाद बहाली आया, इसलिए इसमें तो बहुत ज़्यादा फॉर्म गिरेगा। इसलिए इस भ्रम में आप लोग मत रहिए कि एक परीक्षा होगा, इसमें 2 परीक्षा आपको 100% के 2 परीक्षा होगा, पीटी और मेंस दोनों होगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट इसमें क्या है, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम में कोटिवाद उपलब्ध होगी। मतलब जो आपका प्रारंभिक परीक्षा जो पीटी होगा, उसमें क्या होगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, उसमें सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। और इसमें क्या जाएगा, कोटिवाद उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा दोस्तों। मतलब जितना आपका सीट है ना, उस सीट का 5 गुना दोस्तों मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। जो पीटी में क्वालिफाई करेगा उसको सेकंड पेपर मतलब मेंस पेपर में उसको 5 गुना बैठाएगा। फिर आगे जाएगा, मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। मतलब मुख्य परीक्षा के लिए दोस्तों आपको अलग से विज्ञापन वेबसाइट के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। आगे दिया गया, प्रारंभिक परीक्षा में एकमात्र सामान्य पात्र का ज्ञान होगा। क्या दोस्तों, जिसमें निम्नलिखित विषय होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या दोस्तों विषय होगा आपका, देख लीजिए एक बार अच्छे से इसको ध्यान से। समान अध्ययन होगा दोस्तों। क्या होगा, समान अध्ययन होगा, समान विज्ञान एवं गणित होगा, और मानसिक गणित एवं जांच होगा। मतलब जीके होगा, और जीएस होगा, और मैथ होगा, और रीजनिंग होगा दोस्तों। आप लोग इसको पॉइंट को आप लोग ध्यान से रख लीजिएगा, क्योंकि यही आपका सिलेबस इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। चलिए अगला हम लोग देखेंगे पॉइंट में क्या दिया गया दोस्तों, देख लेते हैं अगले पॉइंट में दोस्तों क्या दिया गया है। इसमें एक और बात दिया गया दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के संचालक नियमानुसार 2010 के कांडिका 12 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। अभ्यर्थियों अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जा सकते हैं। समान अध्ययन खंड, गणित खंड एवं समान विज्ञान खंड। पुस्तकों में से एनसीईआरटी, बीएसईबी, आईएसई एवं बोर्ड के
टेक्स्ट बुक ही माने होंगे दोस्तों। मतलब कहा जा रहा है कि जो आपका अगर पीटी परीक्षा होगा उस टाइम आपको 3 बुक प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब आप 3 बुक उसमें ले जा सकते हैं, एक समान अध्ययन और गणित का भी और समान विज्ञान का। मतलब इसमें से तीनों एक एक विषय का आप एक एक बुक ले जा सकते हैं, लेकिन वो बुक होना चाहिए एनसीईआरटी का और बीएसईबी का दोस्तों। तो किसके पास कितना टाइम है कि दोस्तों वो बुक वहाँ पर बैठकर बुक से आंसर मिलाएगा, हो जाएगा, उतना तो उसके पास टाइम ही नहीं है। आपको उस बुक में उस एग्जाम में दोस्तों आपको ये लुसेंट नहीं ले जाना है, क्योंकि इसमें स्पष्ट दिया गया है एनसीईआरटी का आपका बुक, बीएसईबी का, आईसीएसई का आपको बुक ले जाना। लेकिन जो बच्चा एग्जाम देने जाएगा दोस्तों उसको टाइम कहाँ मिल पाएगा कि वो परीक्षा में देख पाएगा अपना आंसर उससे। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है। अगला पॉइंट हम लोग अच्छे से देख लेते हैं दोस्तों। इसमें इसमें देख लेते हैं समान अध्ययन दोस्तों। समान अध्ययन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। मतलब उसका सिलेबस जो दिया गया है प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो पीटी है, पीटी के लिए क्या है समान अध्ययन में इनमें से प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण के समान जानकारी उनके समाजों के अनुप्रयोगों के सारा संबंधित उनमें ऐसे जांचों करना होगा वर्तमान घटनाओं और प्रतिदिन घटनाओं के सूक्ष्म उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधित से प्रश्न शामिल किए जाएंगे दोस्तों। मतलब जितने भी आपका करेंट अफेयर्स का भी प्रश्न, जितने भी घटना बनते हैं उन सभी भी घटनाओं से संबंधित प्रश्न इस मतलब समान अध्ययन में बनेंगे दोस्तों, यही बताया गया। और जगह समसामयिक विषय में दिया गया है दोस्तों, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी इत्यादि घटनाओं से ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। वहीं पूछा जाएगा भारत और उनके पड़ोसी देशों के बारे में भी पूछा जाएगा इसमें भूगोल में। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। इस विषय के बारे में दिया गया है, इसलिए आप लोग इस विषय को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा क्या क्या इसमें पूछा जाएगा, कौन कौन सब्जेक्ट से क्या क्या मतलब टॉपिक है दोस्तों। हाँ, और इसमें देख लेते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसमें देखा क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स तो क्या देगा क्वालिफाइंग मार्क्स हम लोग देख लेते हैं क्या क्रमिक, क्या दोस्तों क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या इतना दिनांक 16/7/2007 का लोक लिखित परीक्षा अभ्यर्थियों को न्यूनतम 8 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा दोस्तों। यहाँ पर जाएगा समान वर्ग के लिए मतलब आपको पास होने के लिए 40% होना चाहिए, पिछला वर्ग के लिए कितना 36.50 मतलब 50% आपको पास होना चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कितना 34%, अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों 32% है, महिला सभी वर्गों के लिए 32% है, दिव्यांग सभी वर्गों के लिए है 32% है दोस्तों। तो ये तो आपको मिनिमम दिया गया, लेकिन आपको नंबर लाने के दोस्तों आपको पीटी में कम से कम आपको 75% नंबर तो लाना ही पड़ेगा। 75% से कम नंबर अगर लाइएगा दोस्तों तो फिर आपको रिजल्ट लाने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा। इसलिए आप 75% से कम ही नंबर नहीं लाइए, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा ना दोस्तों 150 का होगा। कितना होगा 150 का होगा, आपको 120 प्लस तो आंसर सही बनाना ही पड़ेगा, तभी आपका दोस्तों क्या होगा रिजल्ट आएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। आवेदन क्या है दोस्तों, आवेदन भरने की ऑनलाइन तिथि हम लोग बतला दिए, पहले हम बतला दिए कि 14/4 से लेकर 17/5/2022 तक लास्ट डेट इसका है। अगला पॉइंट इसमें दिया गया दोस्तों क्या दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देशक जो उसके वेबसाइट है BRSSC को, उसी वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है दोस्तों। और आगे हम लोग पॉइंट देख लेते हैं क्या दिया गया है, जो अच्छे पॉइंट है दोस्तों जो इसको जरूरी वही पॉइंट हम आपको बतला रहे हैं। और यहाँ देख लेते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया क्या दिया गया है, किसी अभ्यर्थियों की परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, अंतिम होगा उन्हें अभ्यर्थियों की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्य माना जाएगा जिन्हें आयोग द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। मतलब जो आपको अभी मतलब जो एडमिट कार्ड आपको दोस्तों निर्गत किया जाएगा उस एडमिट कार्ड को आपको ले जाकर उसी बच्चा को एग्जाम में आपको देना पड़ेगा, बाकी उस एग्जाम पर अगर दूसरा बच्चा बैठता तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। यही इस सूचना के बारे में बताया जा रहा है। और इसमें आगे हम लोग देख लेते हैं फोटो के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कैसा फोटो इसमें देना है दोस्तों। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के क्रम में हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर को स्कैन कर अपलोड करना पड़ेगा। मतलब आपको अंग्रेजी में भी हस्ताक्षर करना है और हिंदी में भी करना है और स्कैन करके उसको अपलोड करना है दोस्तों। आवेदन में अपना अद्यतन रंगीन फोटो की अपलोड करेंगे दोस्तों, किसी परिस्थिति में पुराना फोटो अपलोड नहीं करेंगे। मतलब आपको तुरंत का फोटो अपलोड करना है और रंगीन फोटो दोस्तों इस फॉर्म में आपको अपलोड करना है, जबकि पुराना फोटो इसमें अपलोड नहीं करेगा, नहीं तो फिर आपका फॉर्म वो रिजेक्ट हो जाएगा। और आगे दिया अभ्यर्थी आवेदन पत्र को सबमिट करने से पूर्व प्रीव्यू देकर संतुष्ट कर ले। मतलब आपको जब भी सबमिट करेगा दोस्तों इस फॉर्म को तो आप एक बार अच्छे ढंग से मिला लीजिएगा कि आपका कहीं गलत तो नहीं भराया है ना, यही बताया जा रहा है। यदि कोई सुधार आवश्यक हो तो एडिट ऑप्शन का उपयोग करके आप सुधार कर सकते हैं। मतलब उसमें एडिट ऑप्शन होता है दोस्तों, उसको आप लोग एडिट से उसको सुधार कर सकते हैं, तब आप उसको सबमिट करिएगा। फिर अगले पॉइंट दिया गया दोस्तों, इसमें देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या दिया गया। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा। मतलब एक अभ्यर्थी जो है उसके द्वारा एक ही आवेदन पत्र भरा जाएगा। किसी अभ्यर्थियों द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र की पता या पता बदलने जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनके अभ्यर्थी को रद्द किया जाए। मतलब आप पता बदल कर दोस्तों एड्रेस अगर चेंज करके उसको 2 फॉर्म भरिएगा तो आपका वो क्या होगा, वो आवेदन पत्र जो होता है वो स्वीकृत नहीं किया जाएगा, मतलब वो उसको रद्द कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग पॉइंट पे देख लेते हैं। वैध एवं सक्रिय मोबाइल नंबर क्या है दोस्तों, वैध एवं सक्रिय मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दर्ज अनिवार्य करना। मतलब आपका जो चालू ईमेल आईडी है वहीं आपको इसमें दर्ज करिएगा और वो उसमें मोबाइल नंबर भी साथ में, क्योंकि भविष्य में समानता के लिए इस्तेमाल किया जा सके। आप गलत अवैध मोबाइल नंबर से ईमेल आईडी दर्ज करते महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करने में वंचित हो जाएंगे। मतलब कहा जा रहा है दोस्तों कि आप इसमें सही आप ईमेल आईडी दीजिएगा और सही मोबाइल नंबर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाला भविष्य में जब भी कोई आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन दिया जाएगा वो आपको क्या देगा दोस्तों, वो आपको ईमेल के द्वारा मैसेज दे दिया जाएगा या नंबर पर आपको मैसेज दिया जाएगा। इसलिए आप गलत नंबर मत डालिएगा, नहीं तो फिर आपको वो नोटिस नहीं आ पाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। हाँ, विभिन्न परीक्षाओं के दौरान क्या दोस्तों यहाँ पे दिया गया स्पष्ट रूप से, विभिन्न परीक्षाओं के दौरान कर्तव्य अभ्यर्थियों के द्वारा
क्या इंप्रेशन करने का प्रयास किया जाता है। अत्यंत अभ्यर्थियों परीक्षा वैसे है बायोमेट्रिक, क्या दोस्तों बायोमेट्रिक थम्स इंप्रेशन कैप्चर लिया जाएगा दोस्तों। मतलब जब भी आपका एग्जाम होगा तो आपका बायोमेट्रिक्स थंबल इंप्रेस लिया जाएगा दोस्तों। ये तो हर एग्जाम में होता है बायोमेट्रिक्स। अगले प्रश्न में देखते हैं, अगले हम लोग दोस्तों देख लो अगले पॉइंट में क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया उम्मीदवार तो की आर्ता आवेदन पत्रों को स्वीकृति अस्वीकृति करने, चयन की प्रक्रिया, परीक्षा के आयोजन, परीक्षा केंद्रों का आवंटन, निर्धारण, परीक्षा फल तैयार करने की प्रक्रिया एवं सफल अभ्यर्थियों के पद समूहों के लिए चयन आवंटन के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा, जो सभी अभ्यर्थियों के लिए बाध्यापी मान्य होगा। इसके संबंध में किसी प्रकार की जानकारी पत्र के विचार पर नहीं किया जाता। तो मतलब कहा जा रहा है कि जो भी मतलब आयोग के द्वारा जो भी आपका निर्णय लिया जाएगा वो आयोग के द्वारा दिया जाएगा, जबकि उसमें क्या है कोई भी अगर मतलब जब भी आपका एग्जाम का रिजल्ट आता है तो उस टाइम में आयोग के द्वारा जो दिया जाएगा उसी का ही मान्य रखा जाएगा। और अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, क्या दिया गया अंतिम तिथि के बारे में। ऑनलाइन आवेदन दिनांक 14/4/2022 से 17/5/2022 की रात्रि 11:59, मतलब 14/4 से स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों, और 17/5/2022 की रात्रि 11 बजे तक ये सर्वर काम करेगा। उसी जो आयोग के द्वारा दोस्तों यहाँ पर दिया गया है साइट, इस साइट पर ही आप लोगों को फॉर्म भरना है, जो वेबसाइट दिया गया है। और आगे जिसमें पॉइंट देख लेते हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्राप्ति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जिस टाइम में दोस्तों आप लोग अगर फॉर्म भर लीजिएगा उस टाइम में जो आपको 3-4 पेज का जो प्रिंट मिलेगा दोस्तों, उसको आप लोगों को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए दोस्तों आप लोग उस प्रिंट आउट को सुरक्षित रख लीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपको काम देगा दोस्तों। और चाहेगा दोस्तों आपको मतलब 17/5 से पहले ही आप इस फॉर्म को भर लीजिए ताकि सर्वर बाद में डाउन हो जाता है दोस्तों। और आगे इसमें दे दिया गया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के सचिव का यहाँ साइन दिया गया है दोस्तों। क्या साइन दिया गया 6/4, क्या है दोस्तों 6/4/2022 का यहाँ साइन दिया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर आप समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो इस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले समय में इसी तरह से जितने भी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जितने भी नोटिस आते रहेगा दोस्तों वो आप लोगों तक पहुँच सकेगा दोस्तों। जय हिंद।